महोदय, मैं आपके सम्मुख एक ऐसे राष्ट्र की ओर से बोल रहा हूँ जो सामान्यतः समृद्ध और शक्तिशाली समझे जाने वाले राष्ट्रों में नहीं है। यह एक ऐसा देश है जो कुल मानव संख्या के छठे हिस्से को अपनी धरती पर पाल रहा है और जो अपने आप में इस उपमहाद्वीप की विविध जैव विविधताओं, बहुविध भूजलवायु परिस्थितियों की पर्यावरणीय संवेदनशीलता तथा अपनी लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति की परंपरा को संजोए हुए है। आर्थिक निर्धनता और औद्योगिक अल्प विकास की समस्याएं जिससे हमें पीड़ित हैं, हमारे लिए पर्यावरणीय संरक्षण की आवश्यकता को और भी बढ़ा देती है। परिस्थिति असंतुलन के परिणामों से सबसे अधिक प्रभावित निर्धन व्यक्ति ही होता है। मानसून का बदलता हुआ रुख, कृषि भूमि, वनस्पति विहीन भूमि और भयंकर सूखा पड़ना इस चित्र का केवल एक पक्ष है। स्वास्थ्य के लिए खतरे तथा बीमारी की संभावना रही सही कमी पूरी कर देती है। भारत में हम अपने लोगों के लिए बेहतर जीवन यापन की सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में कृतसंकल्प हैं और हम जानते हैं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत विकास का कार्य ही एकमात्र उपाय है। लेकिन इस कथनी और करनी के बीच एक गहरी और एक चौड़ी खाई है जिसको केवल प्रौद्योगिक विकास से ही भरा जा सकता है। रियो में इस संबंध में बहुत कुछ हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन द्वारा काफी जागरूकता और चेतना पैदा की गई, लेकिन हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? क्या हम रियो सम्मेलन के दौरान निकाले गए उन भारी भरकम दस्तावेजों के द्वारा या लगातार अपनी चारों ओर चकाचौंध कर देने वाले प्रचार माध्यमों से रियो के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे? रियो सम्मेलन के बाद की गतिविधियों, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन मुख्य बातों पर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। इसी तरह वर्तमान या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अपनी गतिविधियों इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर तैयार करनी होंगी। उदाहरण के लिए कन्वेंशनों का क्रियान्वयन इस तरीके से किया जाए जिससे विकासशील देशों पर और अधिक देशों या सरकारों के अध्यक्षों द्वारा दिखाई गई राजनीतिक इच्छा शक्ति को वास्तविकता में बदलने की आशा कर सकते हुए यह भी तात्पर्य लिया
जा सकता है। विराम स्टॉप। यह है तात्पर्य। छोड़ दे, पढ़ लीजिए अब, स्पीड में था भाई ये।